Good morning, students. Today we will discuss about the part of economics. Topic is exercise. आज मैं द स्टोरी ऑफ पालकपुर की एक्सरसाइज को एक्सरसाइज कराएंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने बोर्ड पे लिखा है और उनको समझते हैं, और साथ में जो एक्सरसाइज है इसके मैं नोट्स आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। तो आइए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं, तो समझ लेते हैं कि आधुनिक खेती के तरीके के लिए अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है जो उद्योग में निर्मित होते हैं। क्या आप सहमत हैं? देखिए, इनपुट क्या होते हैं? इनपुट जो होते हैं, जब मतलब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए जो संसाधनों का उपयोग करते हैं उनको हम इनपुट कहते हैं। यानी किसी भी प्रोडक्शन को उसमें उसको बढ़ाने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उनको इनपुट कहा जाता है। तो हाँ, ज़रूरत होती है उच्च उपज केवल HPIV बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और खेती में कीटनाशकों के अलावा कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और थ्रेशर के संयोजन से ही संभव है, जो तेजी से जुताई और कटाई के लिए आवश्यक है। इसका मतलब है कि उच्च उपज के केवल जो HYV है, इसका मतलब है हाई वैल्यू। इसका मतलब है कि तो इसका मतलब है HYV का मतलब होता है हाई याइल्ड वैरायटी, यानी जो उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं उनको कहा जाता है। और सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स, है ना, खेती में कीटनाशक। देखिए, खेती में तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आवश्यक होती हैं किसी भी खेती के फार्मिंग के लिए, उनको उपजाऊ। तो इनके अलावा भी जो है जैसे कृषि मशीनरी है, ट्रैक्टर, थ्रेशर, इनकी भी आवश्यकता होती है, तो जिससे कि तेज़ी से कटाई और साथ में जुताई भी संभव होती है। तो कहने का मतलब है कि आधुनिक खेती के तरीके के लिए अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है। सही है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और खेती जो होती है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी करने से, यानी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने से खेती में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। भाई, हम जैसे आज इंडिया में क्या है कि जो फार्मिंग होती है वो ट्रेडिशनल होती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्या होता है कि पूरा परंपरागत तरीके से जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, उन्हीं बैलों के माध्यम से, ठीक है, खेतों की जुताई की जाती है और उन्हीं गोबर खाद से। तो वो सारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उससे क्या होता था कि उससे प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं होता है जितना कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन, क्योंकि अलग अलग वैरायटीज़ के जो है बीज हैं, अलग अलग रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है, और न्यू टेक्नोलॉजी में जो जैसे ट्रैक्टर्स है, मशीन है, थ्रेशरिंग मशीन है, बहुत सारी जो है न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इनका अगर हम खेती में यूटिलाइज करते हैं तो अच्छी प्रोडक्शन से मिलती है। तो आज जो है हमारी जो वो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी 1966 टू 1969 में, तो उसमें क्या हुआ था कि प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ा था। प्रोडक्शन तेज़ी से इसलिए बढ़ा था क्योंकि उसमें भी यही चीज़ थी कि न्यू टेक्नोलॉजी और रासायनिक उर्वरक और साथ में जो आपकी जो हाई याइल्ड वैरायटीज़, जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज थे, उन चीज़ों को जो है यूज़ किया गया था, जिससे कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूँ और चावल की खेती का जो है प्रोडक्शन तेज़ी से भारत में बढ़ा था।
तो इस तरह से आज जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीकी का समय है, तो उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। जैसा कि आपने पालमपुर में देखा था, पालमपुर में जो है ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया था, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई के साधन, बिजली आ गई थी और बिजली से जो है सिंचाई के जो साधन थे उनमें जो है तेज़ी से विकास हुआ और जिसका परिणाम स्वरूप उसका जो इफेक्ट था वो खेती पे पड़ा। तो इस तरह से जो खेती है वो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ही इंक्रीज कर सकती है, ना कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, पालमपुर में बिजली के प्रसार में किसानों की कैसे मदद की। देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था कि पालमपुर में जो है वहाँ पे बिजली नहीं थी, लेकिन बिजली जब वहाँ पे आ गई तो बिजली से क्या हुआ, वहाँ पे जो सिंचाई के साधन थे भाई, वहाँ पे जो पालमपुर में था प्रोडक्शन बढ़ने का कारण क्या था, सरप्लस प्रोडक्शन कैसे होता था, इसका कारण यही था क्योंकि वहाँ पे बिजली आ गई थी और बिजली से जो है बिजली के द्वारा ही ट्यूबवेल वगैरह चलते थे। तो उससे क्या हुआ कि सिंचाई के साधनों में तीव्र वृद्धि हुई और जहाँ पे सिंचाई के साधन होते हैं, जहाँ पे मीन्स ऑफ इरिगेशन अच्छे होते हैं, वहाँ पर जो है फसल स्वाभाविक है उन फसलों में वृद्धि होती है, फसल जो है तेज़ी से बढ़ती है। तो आई होप जो है ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि सिंचाई का क्षेत्र जितना अधिक होगा फसल की पैदावार अधिक होगी और जैसा आपने पालमपुर में देखा है कि कहानी में आपने पढ़ा है, इससे खेती को पानी सर्वसुलभ हो सकेगा। कहने का मतलब है कि जो सिंचाई है वो सिंचाई का क्षेत्र जो है जितना अच्छा होगा, जितनी जो है इरिगेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा किसी भी कंट्री का, वहाँ पे जो है वहाँ की फसल जो है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फसल को जो है पानी जो है सर्वसुलभ हो जाता है, समय के अनुसार उसको पानी मिल जाता है फसल को, और यदि समय से फसलों को पानी नहीं मिलता है तो वहीं पे फसल जो है ख़राब हो जाती है और फसल का जो प्रोडक्शन होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। आपने पालमपुर में देखा कि वहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम था बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे एक तो लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई थी और साथ साथ जो है टेबल्स वगैरह के जो थे वो भी जो है सिंचाई उनकी जो सिंचाई होती थी ट्यूबवेल से वो बिजली के द्वारा सिंचाई होती थी और दूर दूर तक जो है फैली हुई थी सिंचाई व्यवस्था। तो इससे क्या होता है था कि दूर दराज के जो खेत होते थे उनको भी पानी आसानी से मिल जाता था। तो जब पानी उनको इसलिए मिल जाता था तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसीलिए आपने देखा था पालमपुर में जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस था, अधिक था। वहाँ किसान क्या करता था, वहाँ जो किसान होता था जो छोटे किसान होते थे वो तो अपनी नीड्स जो है पूरी करते थे, लेकिन जो मीडियम और जो उच्च लेवल के जो हाई लेवल के फार्मर्स थे वो क्या करते थे, अपनी नीड्स को तो पूरा करते थे, लेकिन साथ साथ क्या करते थे कि वो जो है अपने जो सरप्लस होता था प्रोडक्शन उसको मार्केट में बेच देते थे। तो इस तरह से उनको प्रॉफिट होता था। तो कहने का मतलब है जहाँ पे सिंचाई का सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है, वहाँ पे जो है जो फसल की जो क्रॉप है उसकी जो है ग्रोथ रेट जो है बढ़ जाती है, जैसा कि आपने पालमपुर में देखा था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने दिया है, पालमपुर में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, क्यों। भाई देखिए, मजदूर होता है वो मजदूरी करता है, ठीक है, मजदूरी इसलिए करता है कि उसको क्या मिलता है, मजदूरी इसलिए करता है क्योंकि उसको क्या मिलती है, वेज मिलती है। तो वेज क्या होती है कि मजदूरी होती है, और श्रम, क्योंकि आपने देखा था पालमपुर में कि वहाँ पे जो श्रम था, लेबर, वो कुछ लेबर तो परिवार से ही होते थे भाई, कुछ जो फार्मर होते थे, जो छोटे वाले किसान होते थे, वो अपने फैमिली के ही लोगों के द्वारा ही वो श्रम कराते थे। तो वो तो चलो उनका जो लेबर होता था, उनका जो वेज होती थी वो उनके उसमें प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाती थी, लेकिन जो मीडियम और जो बड़े किसान होते थे वो क्या करते थे, वो लेबर को मार्केट से परचेज हायर करते थे, वो खरीदते थे। तो अब वो खरीदते थे तो उनको क्या करते थे, मजदूरी देते थे। अब मजदूरी जो होती है किसी भी व्यक्ति की वो डिसाइड होती है उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पे, यानी
सीमांत उत्पादकता के आधार पे किसी भी व्यक्ति की मजदूरी डिसाइड होती है। इकोनॉमिक्स में आपने आगे पढ़ेंगे कि जो मजदूरी होती है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिसाइड होती है। यानी जितनी डिमांड होगी, जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी। तो जो जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है वहीं पे मजदूरी डिसाइड हो जाती है। तो वो एक मजदूरी का न्यूनतम स्तर होता है, क्योंकि जितनी सप्लाई है यानी जितना हमारा मजदूर है और उतनी उसकी डिमांड है, तो उसके आधार पर जो है मजदूरी जो है डिसाइड हो जाती है। तो ऐसा जो बिल होता है न्यूनतम मजदूरी का बिल होता है। और लेकिन ऐसा पालमपुर में आपने नहीं देखा, क्योंकि पालमपुर में जो मजदूरी दी जाती थी वो निम्नतम से भी कम दी जाती थी। न्यूनतम से कम इसलिए दी जाती थी क्योंकि वहाँ पर जो था लेबर जो है वो सर्वसुलभ था। वो जहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाता है वहाँ पर मजदूरी जो होती है वैसे भी कम होती है। तो जैसा कि आपने पालमपुर में देखा, और ये पालमपुर में नहीं, ये पूरी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री को देखिए या अपनी इंडियन कंट्री को देखिए, जहाँ पे आपको लेबर जो है उपलब्ध हो जाता है इजीली, वहाँ पर जो मजदूरी होती है वो कम होती है। लेकिन जहाँ पे लेबर इजीली उपलब्ध नहीं होता है वहाँ पे मजदूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने क्लियर किया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से मैंने जो है ये 2 क्वेश्चन इससे पहले मैंने आंसर लिखे और साथ में 2 क्वेश्चन के आंसर ये हैं। तो मैंने 4 क्वेश्चन आज आपको करा दिए हैं। तो एक्सरसाइज का पार्ट था, इसमें कई क्वेश्चन और हैं जो कि मुझे कराने हैं। तो मैं इसका जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये अपना जो है होमवर्क में करेंगे और इनको जो है सेंड करेंगे। और जो मैं नोट्स दूँगा उस नोट्स के वर्क को आप अपनी कॉपी पे अवश्य कर लेंगे। और जैसा कि मैंने जो है आपको कल नोट्स दिए थे, तो कल नोट्स में से मैंने आपको हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो हिस्ट्री के नोट्स हैं वो जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी में नहीं लिखा या कॉपी नहीं बनाई है, तो वो बच्चे जो है अपनी कॉपी में जो मैंने नोट्स कल भेजे हैं उनको अवश्य कर लें। इसी तरह से मैं जो है डे बाय डे जो है ये आपको एक एक सब्जेक्ट का नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज मैंने जो है कल हिस्ट्री का दिया था, तो आज मैं सिविक्स का इकोनॉमिक्स का दूंगा, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज मैं इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको सेंड करूंगा। तो आप जो है वो सारे नोट्स जो हैं अपनी कॉपी पे जरूर लिख लीजिए और उसको जो है उन सारे क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।